हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम फर्स्ट पेपर की रिवीजन कर रहे हैं, यूजीसी नेट 2022 का जो आपका पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का हम रिवीजन कर रहे हैं और उसी में हमने पिछली वीडियो में शिक्षण विधियां पढ़ी थी। तो हमने काफी शिक्षण विधियां पढ़ ली थी, अध्यापक केंद्रित पद्धति पढ़ ली थी, समूह शिक्षण विधि पढ़ ली थी और हमने इसमें काफी चीजें कवर कर लिया था। अब हम इसी में आगे चलेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे और इस विधि को देखिए सुकराती विधि भी कहा जाता है। और इतना जरूर कहना चाहूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए। और काफी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो इस विधि को सुकराती विधि कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं। सुकराती विधि मतलब कि जो सुकरात थे, इस विधि को सुकराती विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुकरात थे वो क्या करते थे, वो घर से निकल जाते थे और कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर या कहीं भी जो थे थिंकर्स में आते हैं सुकरात सुकरात जो। और ये क्या करते थे कि ये सड़क पे कहीं भी लोगों से क्या करते थे, एक समूह सा बन जाता था और लोग इनके काफी फैन हुआ करते थे और इनके पास इकट्ठे होते थे। लोगों से क्या करते, प्रश्न पूछते थे, ठीक है। लोगों से प्रश्न पूछते थे और उसके बाद उसका उत्तर भी ये देते थे और लोगों को बताते थे। तो इसीलिए इनको सुकराती विधि, इस विधि को कहा जाता है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। इसके 3 मुख्य सोपान होते हैं। प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना, ठीक है। पहला क्या, प्रश्न का निर्माण करना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, फिर छात्रों के माध्यम से ही उनको नवीन ज्ञान देना, ठीक है। और यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं। जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई छात्र है, मान लीजिए उसे पढ़ने में रुचि नहीं हो रही, लेकिन हमने या उसे नीरस लग रही है क्लास और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन जैसे हम उससे प्रश्न पूछते हैं वो जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सक्रिय हो जाते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन करने में उपयोगी है, ठीक है। सक्रिय हो जाएंगे तो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, हमें फिर ये देखना है कि कितना वो जवाब दे पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं या गलत जवाब दे रहे हैं या कितना सही दे रहे हैं। और इस तरीके का कार्य सुकरात किया करते थे, ठीक है। और इसी वजह से इसको सुकराती विधि कहा जाता है, ठीक है। और इनको जैसा कि सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था क्योंकि बहुत सारे लोग इनको पसंद करते थे और लोगों की भीड़ इकट्ठी हुआ कर जाती थी, ठीक है। तो लघु समूह शिक्षण की विधियां, ठीक है। और समूह परिचर्चा इसमें आता है। देखिए शिक्षण के अधिकतर तरीके क्या होते हैं कि छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे समूह बना के उनका उपयोग सिखाने के लिए किया जाए। उससे क्या होता है, बच्चे अच्छा सीखते हैं, ठीक है। बच्चे क्या होगा, उससे अच्छा सीखेंगे, यानी स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। तो लघु समूह शिक्षण की विधियां, जैसे कि किसी समूह में विचार विमर्श कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, परियोजना पर किसी काम कर रहे हैं, संरक्षक भूमिका निभाना या कुछ बच्चों का संरक्षक बनके या मॉनिटर एक तरीके से कहिए, इस तरीके की भूमिका निभाना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक्टिव रहता है और सीखने में उसको काफी आसान रहता है, उसको उसके लिए सीखना, ठीक है। तो सेमिनार और ये सब चीजें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद है समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा देखिए छोटे समूह में सिखाने के लिए जो मूलभूत विधियां होती हैं, यानी बेसिक मेथड में से एक है समूह चर्चा, ठीक है। यानी बेसिक मेथड है ये। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। यानी पारस्परिक आपस में विचार विमर्श करना इसमें और इसमें वर्णित किया जाता है। और पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित, ठीक है। दोनों ही प्रकार की 3 प्रकार की हो सकती हैं। पूर्णतया नियोजित, दूसरा आंशिक रूप से नियोजित, यानी पूर्णतया नियोजित तरीके से हो या तो फिर थोड़ा कम नियोजित हो या फिर अनियोजित भी हो सकती है समूह परिचर्चा, ठीक है। छोटे समूहों के साथ
क्या होता है? संक्षिप्त, संरचित और उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा जो होती है उसके सामने उसका निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसका परिणाम प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रश्न पर उत्तर जो है सत्र भी होता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है समूह चर्चा के? ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के क्या लाभ है? देखिए, इससे समूह के सभी सदस्यों की क्या होती है? सहभागिता होती है। यानी समूह का कुछ समूह में बांट लिया, 8-8 बच्चे ले लिए हमने, तो क्या होते हैं बच्चे? एक तो काफी निकटता होती है आपस में और पारस्परिक सदस्यों की सहभागिता होती है, सहभागी होते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रशिक्षु होते हैं उनकी गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से क्या करें? व्यक्त कर सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने में परेशानी होती है। ठीक है, और समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त भी होती है। ठीक है, और सीमाएं भी इसकी होती हैं। व्यवस्थित न हो तो समय क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। अगर व्यवस्थित तरीके से समूह चर्चा नहीं किया गया, उसका अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं की गई, तो वो सारा समय जो है बेकार हो जाता है और उसमें व्यर्थ जाता है समय। इस विधि में कुछ प्रतिभागी अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व की संभावना भी होती है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे संकोची होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं और कम बोलते हैं, और कुछ बच्चे तेज स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं। तो कुछ बच्चे क्या है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ज्यादा आगे आके ज्यादा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें और अपना उसमें संभावना रहती है, और कुछ बच्चे हो सकता है ना भी बोले, कम बोले। ठीक है, तो ये भी चीजें आती हैं और इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना भी थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, आगे संगोष्ठी यानी सेमिनार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाहे एजुकेशन का पेपर हो या यूसीनेट का पेपर हो, इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए, संगोष्ठी यानी सेमिनार या समूह चर्चा का ही एक प्रकार कहा जा सकता है। संगोष्ठी क्या है? समूह चर्चा का ही एक प्रकार है एक तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी समूह में शामिल करके सेमिनार जो है होता है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, कोई विषय दिया गया होता है या कोई मुद्दा है। ठीक है, सामाजिक मुद्दा, सांस्कृतिक मुद्दा, इस तरीके के कुछ भी मुद्दे दिए जाते हैं। तो कोई मुद्दा होता है, कोई समस्या होती है जिसपे क्या करना होता है, उस पे पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें सेमिनार में जाना था, हमने क्या किया कि हमने पेपर पे लिखा सारी चीजें। हमने मुद्दा मुद्दा हमें दिया गया कि इस विषय पे इस मुद्दे पे आपको लिख कर लाना है। उसके बाद हमने लिखा, फिर हमने चेक कराया। उसके बाद उसी विषय पे हमें क्या करना होता है, पेपर तैयार करते हैं और फिर पूरे समूह में चर्चा विश्लेषण के लिए प्रस्तुत ये किया जाता है। और सेमिनार के मुख्य कारण क्या होते हैं? चरण होते हैं इसके, जो मुख्य चरण। ठीक है, इसमें आते हैं जैसे कि पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और उस पर तत्पश्चात उसके बाद चर्चा करना। ठीक है, इसकी मुख्य चरण पेपर की तैयारी करना, पेपर की प्रस्तुति और तत्पश्चात उस पर जो हमने बोला उस पर चर्चा भी करना। इसके लाभ क्या है? इस विधि में सहभागियों के जो प्रस्तुत कौशल का विकास होता है। जो सहभागी होते हैं, अगर वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिख कर लाते हैं, अच्छी तरीके से अपने बनाते हैं, वो अपने सेमिनार का जो होता है पेपर, और अच्छा बोलते हैं, तो उनको क्या होता है, उनके कौशल का विकास होता है। ठीक है, और यह विधि प्रशिक्षु के किसी विशेष विषय को तैयार करने, यानी कोई विशेष विषय होता है उसको तैयार करने के लिए उस पे उसको अवसर प्रदान किया जाता है, उसे अवसर मिलता है कि आप इस चीज पे तैयार करें। ठीक है, और इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा अवसर प्रदान करता है, जिसमें वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करे और अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने में या समस्या का समाधान करने में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रस्तुति कौशल का विकास होता है, काफी समय लगता है, यह सीमा है इसकी। लाभ यह है, लेकिन सीमा यह है कि इसमें काफी समय लगता है और पेपर तैयार करने में बहुत ही समझ लीजिए कठिनाई होती है। कई बार मुद्दा नहीं मिलता है, कई बार शब्द नहीं मिलते हैं और बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है जब हम पेपर तैयार करते हैं, लिखते हैं किसी भी मुद्दे। यानी हमें मुद्दा तो दे दिया गया है
और विषय दे दिया है, इस विषय के आपको लिख के ले आना है, तो उसके लिए शब्द भी अच्छे होने चाहिए, चुनाव होना चाहिए हर चीज। तो इन सब चीजों में काफी समय लगता है और काफी तनाव भी इससे होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। अब हम आगे चलेंगे पैनल चर्चा। ठीक है, पैनल डिस्कशन। एक पैनल में 6 से 8 सदस्य व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, पैनल चर्चा में क्या है कि इसमें जो 6 से 8 व्यक्ति होते हैं उनका समूह होता है। इसमें शिक्षार्थी जो होते हैं उनके साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। अनौपचारिक का मतलब औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। ठीक है, उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। ठीक है, मान लिया हमने जलवायु परिवर्तन पे, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हमने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं, पैनल के उन सदस्यों का शिक्षक चयन करता है। ठीक है, कुछ सदस्यों का चयन करता है और जो प्रभावी ढंग से सोच भी सकते हैं और विभिन्न पहलुओं पर बात भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने किसी को भी ले लिया, पता चला वो बात ही ना कर पाए अच्छी तरीके से और सही से, तो विभिन्न पहलुओं पर बात भी करता है और शिक्षक को स्वयं भी चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को भी बात करनी पड़ती है। अगर किसी छात्र ने या किसी सदस्य ने इस पर बात करी है तो शिक्षक को भी इस पर बात करनी होती है। शिक्षक को भी उस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उस विषय पर चर्चा के लिए शिक्षक को भी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। पहले ये जान ले जॉन डीबी। ठीक है, जॉन डीबी है, इसके जॉन डीबी के शिष्य जो है किलपैट्रिक। ठीक है, इसके ये मुख्य वो जो है संस्थापक या प्रस्थापक कह लीजिए। तो जॉन डीबी के शिष्य जो है किलपैट्रिक, उनका ये परियोजना विधि का जो है, परियोजना विधि का उनके द्वारा प्रस्थापन किया गया है परियोजना विधि का। ठीक है, और परियोजना वह क्रिया होती है जिसमें पूर्ण सहभागिता होती है और उसके साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें परियोजना विधि में क्या होता है, एक तो प्रस्थापक है ही है ये, लेकिन इसमें क्या है कि वह क्रिया जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। और इस प्रविधि में क्या होता है कि छात्रों के समझ समस्या प्रस्तुत की जाती है, यानी समस्या प्रॉब्लम, ठीक है, प्रस्तुति किया जाता है छात्रों के समझ परियोजना विधि में। ठीक है, और उसके बाद छात्र उसका क्या करते हैं, हल निकालते हैं। ठीक है, उसका छात्र क्या करते हैं, हल निकालते हैं और एक निश्चित अवधि तक के लिए उसमें क्या होता है, बच्चे प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उसका मार्गदर्शक बन सकता है। ठीक है, यानी उन्हें शिक्षक मार्गदर्शन दे सकता है और इसकी एक निश्चित प्रारूप यानी फॉर्मेट में रिपोर्ट भी बनती है। ठीक है, परियोजना विधि के लाभ क्या है, परियोजना विधि के माध्यम से छात्रों में क्या है, गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है और इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है, और इसकी सीमाएं भी होती हैं। इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है, अधिक जांच करनी पड़ती है और इस विधि में जो कार्य करने के लिए आंतरिक संसाधनों की भी आवश्यकता हो सकती है। अब हम चलेंगे आगे ट्यूटोरियल विधि। ठीक है, शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी, चाहे आपका यूजी नेट का हो चाहे आपका एजुकेशन का एग्जाम हो। इसमें छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत सदस्यों समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल विकसित किए जाते हैं ट्यूटोरियल विधि या अनुशिक्षण विधि या ट्यूटोरियल विधि या ट्यूटोरियल मेथड तो विकसित किए जाते हैं। और अनुशिक्षण विभिन्न रूपों में भी हो सकता है। ठीक है, अनुशिक्षण क्या है, विभिन्न रूपों में हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि इसमें एक तो शिक्षण के जो ट्यूटोरियल विधि है, इसमें संरक्षक विधि के साथ छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना होता है, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना होता है आदि कौशल विकसित किया जाता है। और यह विधि मानवीय तौर पर जो विभिन्नताओं होती हैं उसको क्या करती है, उसको खत्म करने का एक तरीके से या पाटने का काम करती है। और इस विधि के द्वारा छात्रों
का उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक है। और अनुसक्षण रूपों में कई रूपों में हो सकता है, विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे निरीक्षण युक्त अनुसक्षण। ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। इसमें क्या करता है, विचार विमर्श करता है। कौन करता है, शिक्षार्थी करता है शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें सामूहिक अनुशिक्षण। ठीक है, सामूहिक अनुशिक्षण। ठीक है, यानी ग्रुप ट्यूटोरियलिज्म। साधारण स्तर के शिक्षकों की विशिष्ट साधारण स्तर के जो शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। इसमें सामूहिक अनुशिक्षण में जो साधारण स्तर के शिक्षक होते हैं ये सिर्फ शिक्षकों के लिए होता है। ठीक है। इसमें अनुशिक्षण यानी विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। जो साधारण स्तर के सामान्य स्तर के शिक्षक होते हैं उनको शिक्षण दिया जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। इसमें यानी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियलिज्म, ये मुख्यतया शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होता है। यानी शारीरिक कौशल, ठीक है, और शारीरिक कौशल यानी स्किल और प्रयोगात्मक कार्य। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य से ये संबंधित होता है। इसके लाभ क्या हैं अनुशिक्षण विधि के, यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है। इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को भी उत्पन्न कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण भी किया जा सकता है अनुशिक्षण विधि के द्वारा। अनुशिक्षण विधि की लेकिन कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसा कि सबकी सीमाएं होती हैं। तो यह क्या करता है, प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफी भिन्नता हो तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल हो, अगर काफी उनमें भिन्नता होती है, और इस विधि में काफी समय भी लग सकता है। ठीक है। व्यष्टि अध्ययन, केस स्टडी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के पारस्परिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, कक्षा में छात्रों की सहभागिता पर एक तो पहली बात उच्च स्तर पर यह सुनिश्चित करता है, और यह विधि उन छात्रों के लिए सहायक होती है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। ठीक है, और उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन यह ला सकता है। व्यष्टि अध्ययन, केस स्टडी। ठीक है, यह क्या होता है कि यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना एक तरीके से। ठीक है, वास्तविक स्थिति, बिल्कुल ठीक है, इसमें वास्तविक स्थिति का वर्णन करना होता है, निर्णय लेना होता है, चुनौतियां होती हैं उनका सामना करना होता है, इत्यादि चीजें इसमें आती हैं। और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधि का अध्ययन और समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में भाग लेने वाले विशेषतः गंभीर जांच, मूल्यांकन, तर्क वितर्क को जो है व्यस्त करने का एक अवसर मिलता है इस विधि के द्वारा। जो भाग लेने वाले होते हैं विश्लेषण करने की, जांच करने की, गंभीर मूल्यांकन करने की, तर्क वितर्क करने की, व्यक्त करने का इसमें अवसर मिलता है। ठीक है, और यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को भी ये क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, और यह छात्रों को सक्रिय सहभागिता को भी सुनिश्चित करती है, यानी बच्चे क्या होता है इसमें एक्टिव हो जाते हैं, तो सक्रिय सहभागिता को भी ये सुनिश्चित करती है। इसकी भी सीमाएं हैं। इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षक बहुत कम हैं ऐसी विधि को, और इस यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पात्र अनुभव या एक तरीके से अनुकरणीय भूमिका, यानी अभिनय करना पात्र अनुभव प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान में काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, रोल प्लेइंग एक तरीके से, और इसमें उनको प्रत्यक्ष इस तरीके से अनुभव भी होता है और उनमें मानवीय कौशल भी बेहतर उससे बनते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। ठीक है,
शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तु के लिए उपयोगी किया जा सकता है और लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत कराने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रणाली में मूलतः कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। ठीक है। सीखने में निपुणता पहली, आत्मगति, तीसरा है लिखित सामग्री पर अधिक बल दिया जाना और कुलानुशासक, और 5वां है व्याख्यान। ठीक है, इस तरीके से। और व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ क्या है? इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें लाभ में इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। दूसरा है शिक्षार्थी अपनी स्वयं की जो तय की गई गति है उससे सीखता है। सीमाएं भी हैं इसकी, तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, और यह प्रणाली मनोशास्त्रात्मक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अब हम आगे देखेंगे प्रदर्शन विधि। ठीक है, यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है और इस विधि की कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है और प्रदर्शन को मौखिक, ठीक है, और जो प्रदर्शन होता है उसको मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा जाता है और यह दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक ये हो सकती है प्रदर्शन विधि। ठीक है, क्योंकि दिखाएंगे सुनाएंगे तभी इसके प्रदर्शन इसका हो सकता है। ठीक है, और प्रदर्शन विधि के लाभ भी हैं। इसके लाभ हैं कि यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझने में प्रभावशाली बनाती है। जैसे हमने कुतुब मीनार का वर्णन लिया, हमने ताजमहल का वर्णन किया, तो हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे, तो यह क्या होती है? अधिक प्रभावशाली होती है और हमें हमारे मन में एक मॉडल सा तैयार हो जाता है उसका कि हाँ ऐसा होता है। हमने सिर्फ ताजमहल के बारे में बातें की, हमने कुतुब मीनार के बारे में बातें की, हमने भूल भुलैया की बातें की, लेकिन हमने दिखाया बच्चों को कुछ नहीं, तो बच्चों को वो चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक कि हम उसका मॉडल या चित्र या इस तरीके से प्रदर्शनी ना करें। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझ, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती उसको भी हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। और यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक है, और मनोप्रेरणा ज्ञान क्षेत्र से प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको मोटर। ठीक है, और प्रदर्शन विधि की सीमाएं। इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने वालों के लिए केवल कुछ ही अवसर मिलते हैं, यह है इसकी सीमाएं। ठीक, अब हम आ गए शिक्षार्थी केंद्रित विधि। यह विद्यार्थियों की जरूरतों और उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर कक्षा शिक्षण एवं बेहतर प्रणाली में संयोजित, यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी विभिन्नताओं को, क्योंकि हर छात्र प्रतिभाशाली नहीं होता है और हर छात्र मध्यम बुद्धि नहीं होता है, सामान्य बालक भी नहीं होता है। कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं, ठीक, आईक्यू लेवल उनका सामान्य होता है। कुछ बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। कुछ बच्चे मंद बुद्धि के भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो विभिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षण और बेहतर प्रणाली में इसको समायोजित किया जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि। ठीक है, इसके बाद मुक्त अधिगम यानी ओपन लर्निंग। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे ओपन लर्निंग के बारे में। ठीक है, देखिए ओपन लर्निंग यह शिक्षण प्राप्त करने के लिए लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास, यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर हम वहां से एलएलबी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, हम कुछ भी करना वहां से चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और उसकी मान्यता भी है। लेकिन उसके लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, क्लास करने की जरूरत नहीं, हम अपने घर में रह के, ना किसी अन्य संसाधन की जरूरत है, हम अपने घर में रह के कर सकते हैं। वहां से बुक्स आएंगी और हम वहां से डिग्री ले सकते हैं और उसी के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। और एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए कुछ कॉलेज वॉलेज होते हैं, तो वहां पे जाके जो है एग्जाम दिया जा सकता है। तो एक तरीके से यही हो गया मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, इसमें इसीलिए इस विधि के लिए शिक्षण में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके लाभ भी हैं। यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन, यानी जो बच्चे इधर जॉब कर रहे हैं या
पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते, तो इस माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देती है और लचीलापन और मुक्त अधिगम की सीमाएं भी हैं कि यह विधि भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोप्रेरणा को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि जब तक क्लास में ना जाएं, शिक्षक ना कुछ बताए, क्लास ना करें, तो वो चीज उसमें नहीं आ पाती है ओपन लर्निंग में। और इस विधि में समय विशेष संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विधियों को तेजी से बदलने के स्वरूप में उपयुक्त भी नहीं होती। तो कुछ संसाधनों की इसमें भी देखिए समय की भी और इसकी उपयोगिता होती है, क्योंकि पढ़ना तो इसमें भी पड़ता है, पेपर देने जाना पड़ता है, तो कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह है ओपन लर्निंग यानी मुक्त अधिगम। अब हम लास्ट है ऐतिहासिक खोज विधि। जो भी इंपॉर्टेंट विधियां थी देखिए वो मैंने सारा आपको इंपॉर्टेंट विधियां करा दिया है। ठीक है, जो भी विधियां हैं इन्हें जरूर अच्छी तरीके से देखें। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो भी पिछली वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से इतनी चीजें कवर हो जाए। और ऐतिहासिक खोज विधि डिस्कवरी मेथड आसानी अनुमानी विधि से मिलती जुलती है कि यह विधि है। ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, क्योंकि ऐतिहासिक विधि है तो इतिहास का संबंध हमेशा प्राचीन घटनाओं से होता है, प्राचीनता से होता है। तो इतिहास यानी जो बीत चुका है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। इतिहास का मतलब ये है कि हम जो बीत चुका है उसे पढ़ते हैं इतिहास। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो उसमें बीत चुकी हुई घटनाएं पढ़ते हैं। तो यह क्या है कि इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक जो तथ्य होते हैं, ज्ञान होते हैं, उनके तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों वर्तमान से संबंधित है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, ऐतिहासिक विधि और अन्वेषण जो विधि होती है, ठीक है, अन्वेषण विधि में और इसमें अंतर होता है। अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषय में वर्तमान से संबंधित होती है। ठीक है, वैज्ञानिक विषय जो होते हैं, अन्वेषण खोज करना, उससे संबंधित होती है और विज्ञान से भी विज्ञान विषयों से संबंधित होती है और वर्तमान से भी संबंधित होती है, वर्तमान में भी खोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके हमने ऐतिहासिक विधि पढ़ी। ठीक है, और अब हम अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री जो भी है, जैसे ऑडियो विजुअल जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जो आपको कल को वीडियो मिलेगी शाम को। ठीक है, तो उसमें जैसे कि रेडियो है, श्रव्य साधन में आ जाता है टिपिकाटर है, दृश्य साधन में जैसे चार्ट आ जाता है, मानचित्र ग्लोब आ जाता है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपको इसे पढ़ना। ठीक है, जिससे अच्छी तरीके से आप इसे क्लियर कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक जो भी सामग्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे अनुसंधान जो है खोज वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो थोड़ा सा मैं 3-4 दिनों में थोड़ा मेन पॉइंट इसके जो भी होते हैं टॉपिक वो कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।